चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं निदेश पाल फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार वापस से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है क्या चल रही है बच्चों, अपनी PYQ फिजिक्स की सीरीज चला रहे हैं हम लोग। और अभी तक हम 2022 के पेपर, 2020 के, फिर हमने 19 का पेपर सॉल्व किया और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 2018 के फर्स्ट सेगमेंट का पेपर लेकर के आया हूँ, फर्स्ट हाफ का सेगमेंट का पेपर लेकर के आया हूँ। और आज हम चालू करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे 2018 का फर्स्ट सेगमेंट का एनडीए का पेपर, फिजिक्स का स्लॉट सॉल्व करेंगे। राइट है, चलिए चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो बी रेडी विथ कॉपी एंड पेन्स। ठीक, कॉपी और पेन साथ में लेकर के रखिए। आपको लग रहा है कुछ लिखना चाहिए, आप जरूर वहां पर नोट कर लीजिएगा। राइट है, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमें बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए स्टेटमेंट रीड करना पड़ेगा आपको। बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आओ देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, ये बोल रहा है एनी एनर्जी ट्रांसफर। सबसे पहले यहां मैं आपको बोलूंगा कि अंडरलाइन कर लीजिए आप, क्या बोल रहा है, एनी एनर्जी ट्रांसफर। कोई भी एनर्जी हो सकती है। देखिए एनर्जी ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मोड्स होते हैं। Any energy transfer that does not involve temperature difference in some way is not heat। वो बोल रहा है कि अगर भी मान लीजिए कोई भी दो पदार्थ है, यदि उनके बीच में, या कोई भी एक वस्तु है यदि, और उस एक वस्तु के दो अलग अलग एंड पर यदि टेम्परेचर का अंतर, यदि टेम्परेचर का डिफरेंस जो है, तापांतर जो है, यदि वो क्या है, इन्वॉल्व नहीं है, तो बोले वो हीट जो है वो, मतलब ऊर्जा के रूप में ऊष्मा जो है वो नहीं हो सकती है। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो, पहले ऑप्शन के बारे में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा। देखो हमने हमेशा से पढ़ा है कि हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अधिक ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा क्या होती है, ट्रांसफर जो है वो होती है। अच्छा, और ऊष्मा यदि एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, हीट के फॉर्म में यदि ट्रांसफर कर रहे हैं, ऊष्मा को यदि आपको क्या करना है, स्थानांतरित करना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, तो उसके लिए देखिए ये बिल्कुल सही है। पहले ऑप्शन में ये बिल्कुल जरूरी है कि दो अलग अलग एंड का, दो अलग अलग हिस्सों का टेम्परेचर का डिफरेंस जो है, ताप का अंतर जो है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। राइट है, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि यदि आप क्या कर रहे हैं, ऊष्मा के रूप में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ यदि एनर्जी का क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का ट्रांसफरेशन कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए यह जरूरी है कि भाई टेम्परेचर में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर में, ताप में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम एग्जाम में जाते हैं तो हमें सिर्फ एक ऑप्शन रीड करके, कभी भी आंसर जो है नहीं लगाना चाहिए, बाकी के ऑप्शन और रीड कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, एनी एनर्जी ट्रांसफर ऑलवेज रिक्वायर अ टेम्परेचर डिफरेंस। किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यदि ट्रांसफर करना है, एनी एनर्जी ट्रांसफर, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को ट्रांसफर करना है, तो बोले ये हमेशा जरूरी होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंस हो, या टेम्परेचर का क्या हो, अंतर हो। तो याद रखिए आप, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमेशा याद रखिए जब हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं तो ये लाइन भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा को ट्रांसफर करने के लिए ऊष्मा का क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। राइट है क्या, क्योंकि अलग अलग एनर्जी को ट्रांसफर करने का सेगमेंट या सिस्टम जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अरे ये क्या बात समझ में, ठीक है। तो दूसरा वाला, हाँ ये बिल्कुल सही है कि यदि आप ऊर्जा को क्या कर रहे हो, हीट के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हो, तो हीट ट्रांसफर तभी होगी जब दो अलग अलग एंड का या दो अलग अलग बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, अलग अलग हो। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन किसी भी प्रकार की ऊर्जा को ट्रांसफर करने के लिए जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर का क्या हो, डिफरेंस हो। तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट है, फिर पूछ रहा है ऑन हीटिंग द, ऑन हीटिंग, यहां देखिए गर्म करने पर, ऑन हीटिंग लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन एग्जैक्टली द सेम। फिर तीसरा ऑप्शन गलत है। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के लिए मैं आपको बता दूं, आपने एक्सपांशन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, एक्सपांशन। याद करिए आप भाई साहब, एक्सपांशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के एक्सपांशन होते हैं। एक होता है लीनियर एक्सपांशन, एक होता है सुपरफिशियल एक्सपांशन, और तीसरा जो है वो होता है बच्चों क्या, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। और तीनों जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, लीनियर एक्सपांशन भाई यदि हीट करेंगे, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे और हीट देने पर यदि लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सपांशन। हीट देने पर यदि एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, सुपरफिशियल एक्सपांशन। और हीट देने पर यदि वॉल्यूम क्या हो, चेंज हो, आयतन यदि क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। गर्म करने पर लंबाई में और आयतन में, दोनों में निश्चित तौर पर क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो सी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। राइट है क्या। चलिए डी वाले पर आते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, ये बोल रहा है यदि ताप में अंतर है, यदि ताप में अंतर है, हीट इज द ओनली वे। देखिए फिर मैंने आपको बताया था बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन लगभग जो है वो आपको क्या कर रहे हैं, लगभग एक ही बात बोलना चाह रहे हैं। ये बात अलग है कि वो अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। भाई अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है
तो बोल रहे हैं कि एनर्जी के फॉर्म में सिर्फ केवल ऊष्मा को क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो मैंने आपको ये बोला है कि यदि हीट ट्रांसफर करना है तो ये बिल्कुल कंपलसरी है कि दो अलग अलग पॉइंट का, दो अलग अलग बॉडी का टेम्परेचर या ताप क्या हो, अलग अलग होना चाहिए। लेकिन अगर दो अलग अलग वस्तुओं का, दो अलग अलग एंड का यदि टेम्परेचर डिफरेंस है, ताप में अंतर है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें सिर्फ ऊष्मा के रूप में ही क्या की जाए, एनर्जी को ट्रांसफर किया जाए। तो बच्चों डी वाला ऑप्शन भी जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ध्यान रखिए आप, यदि ऊष्मा के रूप में आप क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, तो ध्यान रखिए बच्चों टेम्परेचर का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 के बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। आइए देखें क्या है। ठीक, एक मिनट रुकिए। ओके, इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, यदि किसी दोलन करते हुए पेंडुलम का आवर्तकाल कितना है, टी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जहां भी नॉट करेक्ट आ जाए एग्जाम में, वहां पर सबसे पहले नॉट करेक्ट को क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें, क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी होती है एग्जाम में उत्तर देने की, वो हम हमेशा ऑप्शन में क्या करते हैं, सही उत्तर को खोजने में लगे रहते हैं। राइट है क्या, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सामने, इसने पूछा इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आप सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द मोशन रिपीट आफ्टर टाइम टी ओनली वंस। ऑसिलेटिंग पेंडुलम का मोशन जो है वो टी टाइम के बाद में रिपीट तो होता है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है कि सिर्फ एक ही बार क्या होगा, एक ही बार क्या होगा, टी टाइम के बाद में मोशन क्या होगा, रिपीट होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही टाइम, एक निश्चित समय अंतराल के बाद सिर्फ एक ही बार ऑसिलेट हुआ और ऑसिलेट होने के बाद में फिर उसका टाइम एकदम से क्या करेगा, सडनली वेरी करेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एट वंस जो है, ओनली वंस जो है, वो यहाँ पर इस ऑप्शन को क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हम यहाँ से हटा देते हैं। राइट है क्या, ठीक। फिर बोल रहा है टी इज द लीस्ट टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट इटसेल्फ। हाँ, ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल बराबर है। देखिए टी का मतलब क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड कहलाता है, हिंदी में आवर्तकाल बोलते हैं। और एक ऑसिलेशन, एक दोलन में लगने वाला टाइम क्या कहलाता है बच्चों, टाइम पीरियड कहलाता है। और ये बिल्कुल करेक्ट है कि यदि एक ऑसिलेशन टी टाइम में कंप्लीट हो रहा है तो अगला ऑसिलेशन जो है वो भी कितने टाइम में कंप्लीट होगा, टी टाइम में कंप्लीट होगा। तो टी इज द लीस्ट टाइम, वो कम से कम टाइम है, वो समय है जिसके बाद में मोशन क्या होता है, रिपीट जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई क्या बात समझ में, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, द मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एन टी। अब यहां पर ध्यान रखिए, देखिए एन टी बोल रहा है, मतलब क्या है, तो यहां पर एन का मतलब जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। क्या है एन का मतलब, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। देखिए एक ऑसिलेशन में यदि 1 सेकंड लग रहा है तो 4 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड लगेगा। उसी प्रकार से यदि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम ले रहा है, कैपिटल टी, तो एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन में टोटल कितना टाइम लगेगा, तो एन इंटू टी, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन इंटू टी, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ रहा होगा कि if a body which will take only 1 second for one complete oscillation, भाई एक ऑसिलेशन में यदि 1 सेकंड लेता है तो बेटा 4 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगने वाला, 4 सेकंड। सेम यहाँ पर यदि एक ऑसिलेशन में टी टाइम ले रहा है तो एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन में कितना टाइम लेगा, एन टी टाइम लेगा। राइट है, वेयर एन इज द पॉजिटिव इंटीजर। हाँ ठीक है, ये वाला भी करेक्ट है, बराबर है बिल्कुल, एन टी टाइम लेगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बोल रहा है टी रिमेन द सेम ओनली फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों हमेशा ध्यान रखो, मैंने बोला पेन कॉपी लेकर के बैठा, आपको लग रहा है ये पॉइंट लिख लेना चाहिए, याद रख लेना चाहिए, जरूर लिख लीजिएगा। देखिए बेसिकली क्या होता है, फिजिक्स में हमारा सामना 2 प्रकार के टाइम से होता है। कितने प्रकार के टाइम से होता है, 2 प्रकार के टाइम से। देखिए बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें हम सिर्फ क्या लिखते हैं, स्मॉल टी लिखते हैं, और बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें हम क्या लिखते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों कैपिटल टी जो है वो बेसिकली टाइम पीरियड डिनोट करता है, आवर्तकाल को डिनोट करता है, और ये किसी भी प्रकार की गति के लिए क्या रहता है, फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। निश्चित रहने का मतलब यह है कि यदि एक ऑसिलेशन, एक दोलन में जो भी आपको टाइम दिया हुआ हो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन वेरिएबल टाइम जो है, ताक्षणिक समय जो है, परिवर्तित समय जो है, वो क्या डिनोट करता है बच्चों, स्मॉल टी से। तो ध्यान रखिए, यदि आपको फिजिक्स में अगर इस प्रकार से टाइम में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस प्रकार से ध्यान रख लीजिए कि एक होता है कैपिटल टी जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और दूसरा जो है बच्चों वो होता है स्मॉल टी। राइट है क्या, ये आप इसको इंस्टेंटेनियस टाइम बोल सकते हैं। राइट है, अच्छा टी की वैल्यू क्या रहती है, निश्चित रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, ये वेरी नहीं करता है। लेकिन स्मॉल टी जो है वो अलग अलग पॉइंट पर क्या होगा, वेरी करेगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख लीजिए। तो डी वाला ऑप्शन में हमको यही बोल रहा है कि टी रिमेन द सेम। हाँ ठीक है, टी बिल्कुल समान होता है, बिल्कुल सही उत्तर है।
टी क्या रहता है, सेम रहता है, ओनली फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डी वाला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। बच्चों की बात वही है कि आपसे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो प्यारे बच्चों सही उत्तर जो है क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा होना चाहिए, ए वाला आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। बराबर है, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाइए। एक पिंड एक समान वेग, ठीक, काइनेमेटिक्स का लग रहा है क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको अपन ध्यान से। ठीक है, सुनिए क्या बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जो पॉइंट की बात हो उसको हमेशा अंडरलाइन कर ले, यहां पर पॉइंट की बात है कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नियत वेग से क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, अगेन क्या आया प्यारे बच्चों, अगेन आया नॉट करेक्ट। यदि कोई वस्तु नियत वेग से गति कर रही है तो इनमें से कौन सा उत्तर करेक्ट नहीं है। आओ देखें, इट्स मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। प्यारे बच्चों ध्यान रखो, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में एक सीधी रेखा में यदि गति करती है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही परिवर्तित या चेंज नहीं हो रहा है तो नो डाउट उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही दिशा में क्या कर रही है, गति कर रही है, क्योंकि उसने बोला वेग कैसा है, नियत है, तो हम ये मान लेते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। और ऐसी स्थिति में जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं हो रहा है तो अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में मोशन करेगी तो वो मोशन किस प्रकार से करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ में ही मूव करेगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसका मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट करें, तो सही उत्तर ए नहीं है, राइट है। फिर बोल रहा है इट्स स्पीड चेंजेस विद द टाइम। अच्छा, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, और स्पीड बोले टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चलिए फिर से काम की बात सुनिए प्यारे बच्चों, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेग का परिमाण जो है वो ही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पीड। ध्यान रखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू द स्पीड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट यदि क्या हो, समान हो, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है इसलिए वेलोसिटी क्या बोलना होती है, जीरो। लेकिन उस क्वेश्चन में स्पीड की वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को यदि हम छोड़ दें तो याद रखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, स्पीड कहलाता है, राइट है। वेग का परिमाण को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो यदि क्वेश्चन ने आपको पहले ही बोल दिया है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो भाई साहब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, फिक्स है, कांस्टेंट है। और बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यदि क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से गलत है। और हमें क्या चाहिए, हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत उत्तर ही चाहिए, राइट है। तो उनने पूछा कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो प्यारे बच्चों बी वाला जो है वो नॉट करेक्ट है। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से बी वाला उत्तर जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, सही है। आई बात समझ में, और पढ़ लेते हैं। इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिए वेलोसिटी जब जब नियत होगी, वेग जब जब नियत होगा, वेलोसिटी जब जब कांस्टेंट होगी, तब एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, राइट है। अरे भाई देख लीजिए, ए बराबर से डीवी डिवाइडेड बाय कितना है, dt है। आप बोल रहे हैं वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका परिवर्तन कितना आ जाएगा, जीरो। और परिवर्तन जीरो है तो एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, हमें चाहिए नॉट करेक्ट। इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस लीनियरली विद द टाइम, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। विस्थापन समय के साथ साथ लीनियरली बढ़ेगा। देखिए ग्राफ देखिए, वर्टिकल एक्सिस पे क्या ले लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या ले लेता हूं, टाइम। और आपने इस प्रकार का ग्राफ देखा होगा, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि समय के साथ साथ विस्थापन क्या होता जा रहा है, लीनियरली बढ़ता जा रहा है। समय के साथ साथ विस्थापन यदि लीनियरली बढ़ रहा है मतलब वेग कैसा है बच्चों, नियत है। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट के हिसाब से कौन सा उत्तर सही होगा इसका, बी वाला, स्पीड चेंजेस विद द टाइम। यदि वेग नियत है तो ध्यान रखिए स्पीड या चाल जो है वो भी क्या होगी, नियत होगी। तो बी वाला ऑप्शन गलत होने के कारण इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट है। चलिए 53 के बाद आते हैं नेक्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, देखो बड़ा आसानी से इसको हम क्लियर कर लेंगे। समझो क्या बोल रहा है ये,
एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, भाई एक वस्तु जो है वो एक समान त्वरण से क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू, ठीक है, हम सभी को मालूम है कि प्रारंभिक वेग को कैसे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। बोले इसका प्रारंभिक वेग कितना है, यू है। एंड आफ्टर टाइम टी समय के पश्चात इट्स वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी हो जाती है। इसका वेग जो है वो कितना हो जाता है, वी हो जाता है, ठीक। द इक्वेशन ऑफ इट्स मोशन इज, बहुत अच्छी बात है भाई, गति का पहला समीकरण भी दे रखा है, v इक्वल्स टू कितना, u प्लस at, राइट है। वो बोल रहा है द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, प्यारे बच्चों वेलोसिटी या वेग को कहां पर ले रखा है बेटा, तो वेलोसिटी को ले रखा है कहां पर, y एक्सिस पर, ठीक है। चलो बना लेते हैं इसको अपन, ये बोल रहा है वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है, आओ देखें थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं, राइट है। चलो क्या करें भाई, ये हो गया x और ये हो गया क्या, y एक्सिस। वो बोल रहा है वेलोसिटी को किधर लेना है आपको, y एक्सिस पे लेना है, ठीक है। एंड टाइम अलोंग किधर है, x एक्सिस, समय को किधर लेंगे, x अक्ष पर लेंगे, ठीक है। ग्राफ शेल बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। देखो अब मैं चूंकि मुझे इक्वेशन दे रखी v इक्वल्स टू u प्लस at, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो सकता है, मैं ओरिजिन से भी बना सकता हूं, लेकिन चूंकि पहले मैं ऑप्शंस पहले क्लियर करूंगा, पहले मैं इंटरप्रेट करूंगा यहाँ पर कि ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ही मैं स्ट्रेट लाइन के लिए लाइन जो है वो क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, उसने पहले ही आपको बोल दिया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ध्यान रखिए, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो मतलब ये अगर वेलोसिटी है और ये अगर क्या है आपका टाइम है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। भाई समय के साथ साथ वेग का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ेगी तो बच्चों ग्राफ जो है वो जाएगा कैसा, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के ही ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार का ही बनेगा। लेकिन इस ग्राफ के अंदर प्यारे बच्चों यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग का मान कितना है, 0 है। और यहाँ हमारी इक्वेशन में v इक्वल्स टू कितना है, u प्लस at। तो थोड़ा देखिए जरा, अगर मैं v बराबर से लिखता हूं u प्लस कितना है, at, तो बच्चों a बराबर से वही बात हो रही है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय कितना है, t। आ रही कि नहीं बात समझ में। और यहाँ पर उसने ये नहीं बोला है क्वेश्चन में कि u का मान कितना है, 0 है। प्रारंभिक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं बोली है, तो नो डाउट ग्राफ बनेगा ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखिए आप, राइट है। चले क्या करें, ये मैंने बनाया है यहाँ पर, चेक कर लीजिए आप, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी, राइट है। वाई एक्सिस पे क्या लेना है, वेलोसिटी ले लिया है। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम ले लिया है, राइट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मैंने अभी आपको बताया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा है, नो डाउट। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि v इक्वल्स टू u प्लस at है, और यहाँ कहीं पर भी क्वेश्चन ये मेंशन नहीं कर रहा है कि प्रारंभिक वेग का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बेटा इस ग्राफ का जो है, इस ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन नहीं होगा, क्योंकि यदि हम ओरिजिन से लेते हैं, यदि हम यहाँ से लेते हैं तो u का मान कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पर u 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत है, राइट है। फिर क्या बोला, विथ x इंटरप्रेट्स u, क्या हमने x एक्सिस पर u को इंटरप्रेट करा है क्या, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। x एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम t ले रहे हैं, राइट है। सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है विद y इंटरप्रेट्स u, बराबर है y एक्सिस पे क्या आएगा, u आएगा। और चूंकि u जो है प्रारंभिक वेग जो है, ग्राफ का स्लोप जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बनना कैसा चाहिए, चूंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक समान त्वरण है, तो एक समान त्वरण के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन ही है, राइट है। लेकिन u का मान यदि 0 नहीं है, तो हम इस ओरिजिन पॉइंट को छोड़ करके वर्टिकल एक्सिस जो कि वेलोसिटी को डिनोट कर रही है, वहां कहीं से तो भी हम क्या करते हैं, एक ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन वाली रेखा जो है, लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। और हम इसको नाम दे देंगे, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा बच्चों, u हो जाएगा। तो बोल रहा है विथ y इंटरप्रेट्स u, बिल्कुल सही है। y एक्सिस पे हम u को कहां इंटरप्रेट्स कर रहे हैं, y एक्सिस पर। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राइट है क्या, ठीक है। फिर बोल रहा है विथ स्लोप u, तो बच्चों स्लोप क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप तो डिनोट क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन a को डिनोट कर रहा है। तो डी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट है। तो इसका जो सही उत्तर है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, विद y इंटरसेप्ट u। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो कुछ क्वेश्चन हमें बहुत सारी चीजें क्लियर करना पड़ती है, हम वर्डिंग्स पर जाएं, हमें थोड़े से वर्ड्स क्लियर करना पड़ेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्राफ कैसा बनेगा, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन, तिरछी सीधी रेखा बनेगा, राइट है। फिर v इक्वल्स टू u प्लस at, मतलब कुछ भी 0 नहीं है। और ना क्वेश्चन रीड करके समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और कम्स टू रेस्ट, इस प्रकार की कोई भी लाइन यहाँ पर यूज नहीं की जा रही, राइट है। ग्राफ आपके सामने है, ठीक, और उत्तर क्या हो जाएगा, सी विथ y इंटरसेप्ट u हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो इस पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 55 पर। बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई मैग्नेट रखी हुई है तो उस पर टोटल या नेट फोर्स क्या होना चाहिए।
बच्चों ध्यान रखो, मैं आपको दो चीजें बता देता हूं यहाँ पर। यदि आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यदि आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करते हैं, किसी भी बार मैग्नेट को रखते हैं, मान लीजिए मैंने ये एक बार मैग्नेट रखी है, ठीक, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। नाउ दिस बार मैग्नेट, द पोजीशन ऑफ दिस बार मैग्नेट मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करिए बार मैग्नेट की जो डायरेक्शन है, बार मैग्नेट आपने जिस प्रकार से रखी हुई है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा। अब हो क्या रहा है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड में साउथ पोल है, मान लेते हैं साउथ पोल पर लगने वाले बल की दिशा ये हो गई, इसको एफ ए लिख देता हूं मैं। चूंकि नॉर्थ जो है वो उसका अपोजिट पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन साउथ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये साउथ के रिस्पेक्ट में हमने क्या ले ली, अपोजिट, ये हो गया एफ ए। बोलो राइट है क्या। अब अगर आप इस पर लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एफ ए लग रहा है राइट साइड में और एफ बी लग रहा है किधर, लेफ्ट साइड में, तो नेट फोर्स की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, एफ ए माइनस कितना है, एफ बी। बोलो राइट है। और बार मैग्नेट के अंदर दोनों पोल का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी क्या होता है, सेम होता है, तो भैया एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और यदि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो बच्चों नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। कितना आ रहा है, जीरो। तो याद रखिए अगर कोई बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, परिणामी बल कितना आ जाएगा, जीरो। राइट है। इसमें देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर यहां पर नेट फोर्स के बजाय क्या होता, नेट टॉर्क होता, भाई परिणामी बल आघूर्ण पूछा जाता, तो बल आघूर्ण जो है वो शून्य नहीं होगा, बल आघूर्ण फिर उस केस में क्या हो जाता, टाउ बराबर से हम क्या लिखते हैं, एम बी साइन थीटा। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, एम बी साइन थीटा। राइट है। और वेक्टर फॉर्म पूछता तो टाउ वेक्टर बराबर से क्या लिखते हैं हम, एम वेक्टर क्रॉस कितना हो जाएगा, बी वेक्टर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, ध्यान रखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर आपने कोई भी डायपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हेन मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र है तो परिणामी बल का मान कितना आने वाला है, शून्य ही आएगा। राइट है। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द मैग्नेट, बिल्कुल गलत है। नेवर जीरो, बिल्कुल जीरो होता है। डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। चलिए और आते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, चेक करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया, इनमें से किसका जड़त्व सबसे अधिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इनर्शिया। ठीक, डियर चिल्ड्रन ध्यान रखिए, इनर्शिया सीधे सीधे डिपेंड करता है मास पर, जड़त्व सीधे सीधे निर्भर करता है द्रव्यमान पर। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। अरे भैया क्योंकि मास ज्यादा है तो शिफ्ट करने के लिए फोर्स आपको उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। राइट है। तो इनर्शिया सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है, मास पर या फिर द्रव्यमान पर। अब देख लेते हैं इनमें से सबसे ज्यादा मास किसका है। ठीक, एटम बिल्कुल नहीं, एटम तो बड़ा छोटा होता है, निग्लिजिबल होता है, नेकेड आई से दिखता नहीं है। मॉलिक्यूल की भी पिक्चर लगभग वैसी है। राइट है। 1 रुपीज कॉइन और क्या है, क्रिकेट बॉल। तो चारों ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि सबसे ज्यादा मास किसका होना चाहिए, सो इट शुड बी अ क्रिकेट बॉल। किसका होना चाहिए, क्रिकेट बॉल का मास जो है सबसे ज्यादा होना चाहिए। और अभी मैंने आपको क्लियर करा कि जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हो जाएगा। राइट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हर पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर एनर्जी का, ये किसी ना किसी रूप में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छी तरह से रट लेना आप कि 1 किलोवाट आवर क्या होना चाहिए। राइट है। चले बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू जूल्स। हमें पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट आवर बराबर से कितने जूल की एनर्जी होती है। आओ कन्वर्ट कर लेते हैं 1 किलोवाट आवर में। ठीक, 1 kWh। देखो वैसे तो कुछ बच्चों को याद भी होगा, कुछ बच्चों को वैसे तो याद भी होगा, लेकिन ठीक है मैं आपको इसको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। बेटा 1 किलोवाट को कन्वर्ट करेंगे वाट में, तो 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट। राइट है। फिर चूंकि टाइम की भाई ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, और यहाँ आवर दे रखा है, देन आवर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दें, 3600। राइट है। अब चूंकि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ये कन्वर्ट होकर के किसमें कन्वर्ट हो गया, जूल में। काउंट करिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया 36 × 10⁵ जूल। राइट है। या फिर क्या लिखा जा सकता है, 3.6 × 10⁶ जूल। चेक करिए
सो 1 किलोवाट आवर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बराबर है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, देखिए ये जो 1 किलोवाट आवर होता है प्यारे बच्चों, राइट, दिस 1 किलोवाट आवर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखिए, 1 किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट होती है, राइट है। तो एक पॉइंट तो ये ध्यान रखिए। फिर अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एनर्जी को मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होना चाहिए, तो आप ये भी ध्यान रखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी को मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर से होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ जूल। ठीक, चेक कर लीजिए, बराबर है। दो बातें ध्यान रखिए, राइट है। चलिए आगे बढ़े, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 57 के बाद नेक्स्ट हम आते हैं किस पर, 58 पर, राइट है। चलिए क्लियर। 58 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट, अगेन क्या निकालना है, नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित जो है होगा, लेकिन वो सही नहीं होना चाहिए, राइट है। ग्रेविटेशन फोर्स पता होगा आप सभी को, ग्रेविटेशन फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल, भाई F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, m1 m2 के, राइट है। दो बॉडीज के बीच के मासेस के प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। थोड़ा हिंदी में जरा ऊपर नीचे हो जाता है। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या लगने वाला है भाई, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या लगने वाला है, अट्रैक्शन का फोर्स लगने वाला है, राइट है क्या। यहां पर देखते हैं क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट करेक्ट, इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी मासिव सब्सटेंस है, वो सारे के सारे मासिव सब्सटेंस जो है वो क्या करते हैं, एक प्रकार के ग्रेविटेशन फोर्स को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। बट हमें क्या चाहिए, नॉट करेक्ट चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है इट इज अ डोमिनेंट फोर्स बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज। हाँ, सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में कैसा है, डोमिनेंट फोर्स है। भाई हमें मालूम है कि सूर्य के चारों ओर जितने भी आपके जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो बेसिकली दो फोर्सेस के कारण रिवॉल्व करते हैं, और उनमें से एक फोर्स कौन सा है, मेजर फोर्स जो है वो कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स है, राइट है क्या। तो डोमिनेंट तो बिल्कुल है, तो बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, रॉन्ग आंसर चाहिए, ठीक है। इट इज अ निग्लिजिबल फोर्स फॉर एटम्स। देखो अब ये वाला ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा भी, चूंकि हम बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो दोनों बॉडी के मासेस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एटम का जो मास है वो लगभग कैसा है, निग्लिजिबल है, क्लियर है। तो भाई जिसका मास होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जिसका मास निग्लिजिबल होगा लगभग, वो किसी प्रकार का कोई भी, या यूं बोल दीजिए कि इतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ निग्लिजिबल फोर्स, तो एटम का मास निग्लिजिबल होता है तो फोर्स भी कैसा होगा, निग्लिजिबल होगा। तो सी वाला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। हमें क्या चाहिए, नॉट करेक्ट चाहिए। ये बोल रहा है इट इज सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडीज इन द आवर यूनिवर्स। अब देखिए ये लाइन गड़बड़ है, ये बोल रहा है सभी पेयर की बॉडीज के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, बिल्कुल गलत है। बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मासेस ऑफ द बॉडीज। यदि मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और मास यदि कम है तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यूनिवर्स में जरूरी नहीं है कि हर दो बॉडीज के मासेस का पेयर जो है वो क्या हो, सेम हो। तो चूंकि मासेस अलग अलग हैं, इसलिए लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा, राइट है। तो नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नॉट करेक्ट, डी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक, ध्यान रखिए, बढ़ना चाहिए आगे। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, ठीक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी ऑब्जेक्ट डूब जाएगा और कौन सा ऑब्जेक्ट तैरेगा, फ्लोट करेगा, वो इनमें से किस चीजों पर डिपेंड करता है, राइट है। चलिए पहले ही बता दूं मैं क्वेश्चन के पहले, राइट है। देखिए फ्लोटिंग और सिंकिंग जो है बच्चों पढ़ रखा है आपने। भाई फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड बेसिकली दो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। पहला जो है वो डिपेंड करता है प्यारे बच्चों वेट पर, मालूम होगा आपको ये, अगर सब्सटेंस का वेट लिक्विड के वेट से ज्यादा है तो सब्सटेंस क्या करता है, सिंक हो जाता है। And if the weight of liquid is greater than that of weight of the substance, then body will float, right है। अच्छा दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि अगर सब्सटेंस की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा है, सो इट विल सिंक, डूब जाएगा। एंड इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ, क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो क्या करेगा, इट विल फ्लोट करेगा। तो कहीं ना कहीं डेंसिटी पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि भाई फ्लोटिंग और सिंकिंग जो है वो इनमें से किस चीज पर डिपेंड करेगी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, बिल्कुल गलत। अभी मैंने आपको बताया मास नहीं बोलना चाहिए, उसे क्या बोलना चाहिए, वेट बोलना चाहिए।
तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ओनली। देखो ये सही हो सकता था, बट चूंकि यहां पर आ गया है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रॉन्ग आंसर में लगाएंगे, राइट है। फिर बोल रहा है डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, हाँ बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया कि फ्लोटिंग और सिंकिंग जो है बेसिकली उसका सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों, कि डेंसिटी में डिफरेंसेस होना चाहिए। वही सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा डूब जाएगा, सब्सटेंस की डेंसिटी कम लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। सही उत्तर क्या नजर आ रहा है, सी, ठीक है। फिर डी वाला ऑप्शन में बोल रहा है मास एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी मैंने आपको बताया मास से कुछ भी लेना देना नहीं है, शेप से कुछ भी लेना देना नहीं है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द लिक्विड, राइट है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 59 के बाद और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉन ओहमिक। ओहमिक डिवाइसेस वो होंगे जो ओम्स के रूल को फॉलो करेंगे। सारे कंडक्टर जो हैं वो ओम्स के रूल को फॉलो करते हैं, लाइन पर गौर करिए, पॉइंट टू बी नोटेड। All conductors follows the Ohm's law, that is V proportional to I. So what is the meaning of non-ohmic devices? देखिए सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जो हैं आप उन्हें बोल सकते हैं कि वो कौन से होंगे, नॉन ओहमिक डिवाइसेस होंगे। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस है यार, नहीं कर रहे हैं ओम्स लॉ को फॉलो, नहीं होता सेमी कंडक्टर में सीधे सीधे V proportional to I, V proportional to I, that relation used only for the conductors, राइट है। तो नॉन ओहमिक डिवाइसेस का मतलब क्या, याद रखिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सबसे पहले, और भी होते हैं लेकिन हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे। कंडक्टिंग कॉपर कॉइल, कॉपर क्या है, कंडक्टर है, राइट है, ये ओमिक हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल, इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल क्या मालूम है आपको, इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल में कौन से मटेरियल का यूज करते हैं हम, राइट है क्या, नाइक्रोम का यूज करते हैं हम, दैट इज ऑल्सो कंडक्टर, राइट है, बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सेमी कंडक्टर डायोड्स मैंने क्लियर कर दिया था आपको क्वेश्चन के पहले ही कि नॉन ओमिक, जो ओम के नियम का पालन न करे, और बेसिकली कौन नहीं करता है प्यारे बच्चों, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जो है वो नहीं करते हैं, राइट है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है। रियोस्टेट रेजिस्टेंस से बिल्कुल करेगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट है, राइट है। चलो तो ये हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो मैं जरा पानी पी लूं, अपन फिर इसको कंटिन्यू करते हैं वापस से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन विच अ सिंपल पेरिस्कोप वर्क। हमें बताना है इनमें से कौन सा फिनोमिना ऐसा है जिस पर पेरिस्कोप वर्क करता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखो, पेरिस्कोप जो है वो बेसिकली कुछ इस प्रकार का इसका डायग्राम होता है, ये पेरिस्कोप होता है। और जनरली हम पेरिस्कोप में क्या करते हैं, ये सबमरीन्स वगैरह जो होती है वहां पर पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। भाई जैसे मान लीजिए पानी के अंदर सबमरीन से, और यदि वाटर सरफेस के ऊपर यदि किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो वहां पर हम जिस किसी भी डिवाइस का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, पेरिस्कोप। और बच्चों पेरिस्कोप में जो है वो यूज किया जाता है मिरर्स का। किसका यूज करते हैं, मिरर्स का। ये लगाया एक मिरर, किसका लगा, ये मिरर हो गया, ये एक मिरर हो गया, राइट है। अब क्या होगा, अब मिरर लगा रखे, यहां से मान लीजिए कोई लाइट रे आ रही है बच्चों, यहाँ क्या होगा उसका, भाई मिरर है, प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी लाइट रे, यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, किधर चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। क्लियर है, ये पेरिस्कोप कुछ इस तरह का डायग्राम होता है इसका। तो पेरिस्कोप में बेसिकली बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं। और मिरर जो है वो क्या करवाता है बच्चों, रिफ्लेक्शन करवाता है। क्या करवाता है, रिफ्लेक्शन। तो पेरिस्कोप किस पे काम कर रहा है, पहला ऑप्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है, ठीक। रिफ्रैक्शन बिल्कुल गलत है, ठीक। डिस्पर्जन, कोई काम नहीं है डिस्पर्जन का, राइट है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तो कंडीशन ही अलग है बच्चों, उसमें लाइट रे कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर से रेयर जानी चाहिए, लेकिन यहाँ लाइट रे कहां आ रही है, रेयर मीडियम से ही क्या कर रही है, इंटर कर रही है। सो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, पेरिस्कोप का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से लेते हैं इसको अपन। नेक्स्ट आ रहे हैं 62 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस इज सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर्स। ठीक है, देखो ह्यूमन ईयर्स के लिए इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेंसिटिव है। तो प्यारे बच्चों ये आपको पहले से ही पता होगा कि ह्यूमन ईयर जो होता है, मानव कान जो होता है, ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का साउंड क्या कर सकता है, सुन सकता है। राइट है, यदि 20 हर्ट्ज से कम होगा तो क्लियर सुनाई नहीं देगा,
और यदि 20 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड होगा तो ये ईयर ड्रम को क्या करेगा, डैमेज करेगा, राइट है। तो ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है बच्चों, 0 से 200 गलत, 20 to 20,000 हर्ट्ज बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 200 बिल्कुल गलत है, 2000 बिल्कुल गलत है, राइट है। 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी का साउंड है, सो इट विल कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक वेव, and when the frequency of the sound wave is greater than that of 20,000 hertz, so it will be counted in ultrasonic wave, right? So the range of human ear will be 20 hertz to 20,000 hertz, ध्यान रखिएगा, right? So correct option will be B हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 62 के बाद नेक्स्ट आते हैं 79 पर। आइए देखें क्या बोल रहा है, चलिए क्लियर करिए। Which of the following statement about latent heat, सबसे पहले यहां अंडरलाइन कर लेते हैं, किसके बारे में बात कर रहा है, लेटेंट हीट के बारे में, गुप्त ऊष्मा के बारे में बात कर रहा है। फॉर गिवन सब्सटेंस इज आर करेक्ट, हमें बताना है कि गुप्त ऊष्मा से संबंधित, लेटेंट हीट से संबंधित इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो एक्चुअल में हमें दिख रहा है यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, पहले लेटेंट हीट के बारे में 4 अलग अलग जो है इन्होंने लाइन्स या सेगमेंट्स बना करके दिए हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पर मैं राय दूंगा, सबसे पहले काम करिए, लेटेंट हीट का पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए। तो मैंने हीट का फॉर्मूला लिख लिया है, जो किसकी टर्म में है, लेटेंट हीट की टर्म में। Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M इंटू एल, राइट है। यहाँ पर Q क्या है बच्चों, हीट है, लेकिन L क्या है, लेटेंट हीट है। यदि मैं इसको लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा के फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा, देन L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q बाय M हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q बाय M, ठीक है। फॉर अ गिवन सब्सटेंस इज और आर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शंस रीड करते हैं हम, क्या बोल रहा है, इट इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। देखिए किसी भी टेम्परेचर के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। आप देख रहे हैं फॉर्मूले में लेटेंट हीट में लिखा हुआ है L इक्वल्स टू कितना है, Q डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, लेटेंट हीट जो है ये किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए हम जो भी हीट देते हैं, दैट हीट इज कॉल्ड एज क्या है, लेटेंट हीट। और ये बिल्कुल सही है कि हर सब्सटेंस का अपना स्टेट चेंज करने के लिए उससे एक पर्टिकुलर कांस्टेंट हीट की या टेम्परेचर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इट इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। यदि स्टेट में परिवर्तन लाना है, जैसे मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा, राइट है क्या। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर बोल रहा है इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, सूत्र आपके सामने चेक कर लीजिए आप। टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, 2 वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। फिर बोल रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। भाई दूसरे वाले ऑप्शन का उल्टा ही तो है। तो अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब सीधी सी बात है टेम्परेचर और वॉल्यूम के क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो थर्ड वाला पॉइंट भी क्या है बच्चों, करेक्ट है। चलिए फोर्थ पर आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। मैंने अभी आपको बताया, आप चेक कर लीजिए फॉर्मूला, क्योंकि L बराबर से Q बाय M आ रहा है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, राइट है। तो फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट सिर्फ कौन सा, पहला और तीसरा, सेकंड गलत, 1 and 3। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, दैट इज 1 and 3 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 79 के बाद नेक्स्ट पर आते हैं। 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। क्या बोल रहा है, 80 देखिए, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मास ऑफ अ बॉडी इज करेक्ट। द्रव्यमान के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मास डिनोट करते हैं काय से, M से। इट चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई साहब द्रव्यमान जो है, M जो है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। आप, मैं यहाँ पर हूं तो भी मेरा मास उतना ही है, मैं घर पर रहूंगा तो भी मेरा मास उतना ही रहेगा। सो इट कैन नेवर चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। इट इज सेम एवरीवेयर, हाँ बिल्कुल सही है, यही तो बात हो रही है भाई। यदि ये चेंज नहीं हो रहा, मतलब हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, इट इज सेम एवरीवेयर होना चाहिए, राइट है। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो बी ऑप्शन जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए सी वाले पर आते हैं, इट डिपेंड ऑन इट शेप। मास जो है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता है, सी ऑप्शन गलत है, राइट है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट है। क्लियर है मेरे बच्चों। सो द करेक्ट